नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 10 नवंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से एडिटोरियल्स हैं। देखिए, दो तो आज पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं। जैसे यूपी में बीजेपी की बात हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा भी एक दो आर्टिकल्स काम के हैं, जैसे कि इंडिया नीड्स टू साइन अप फॉर अ लाइफ कोर्स इम्यूनाइजेशन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक्चुअली ये आर्टिकल मैं बताऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें जो ऑथर का बेसिक सेंस है, वो ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब भी हम इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, जब भी हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में नॉर्मल कर ये आता है कि बच्चों को दी जा रही होगी। लेकिन कोविड के क्राइसिस के बाद जो वैक्सीन आई है वो पहले एडल्ट्स को दी गई है, ये हम जानते हैं। बच्चों के लिए अप्रूवल प्रोसेस बहुत जगहों पे हो गया है, बहुत जगहों पे चल रहा है। अभी बच्चों में एक मेजर वैक्सीनेशन कैंपेन पूरी दुनिया में ज्यादा लॉन्च हुआ नहीं है। तो कुल मिला के जो यंग बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है, वो बूढ़े होते होते उस वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी से दूर होने लगते हैं, तो उनको बूस्टर डोज देना, मतलब कुल मिला के ऐसा साइंटिफिक थॉट प्रोसेस जिससे इम्यूनाइजेशन को बच्चों से निकाल के एडल्ट तक पहुंचाया जाए, बस इसी को इस आर्टिकल में जस्टिफाई किया जा रहा है। इसको हम देखेंगे। फिर पाकिस्तान ने जो गोली चला के हमारे एक इंडियन फिशरमैन को मार दिया, 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया, उसके कंटेक्स्ट में एक थॉट प्रोसेस है। कितने फिशरमैन एक दूसरे की जेलों में बंद हैं, इंटरनेशनल लॉ क्या बोलता है, कंज्यूमर एक्सेस कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। थोड़ा बहुत देख लेंगे, ज़्यादा आर्टिकल्स है नहीं, तो इसलिए इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिर भाई, लखीमपुर खीरी का ये जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें प्रो प्रॉपर तरीके से चल नहीं रही है। आपको पता है, हमारे एक यूनियन मिनिस्टर हैं मोदी जी की कैबिनेट में, उनके बेटे की गाड़ी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो जो भी एविडेंसेस पहले सामने आ रहे थे, अब वो दबे दबे शब्दों में सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल नहीं रही है। तो क्या हो रहा है इस इन्वेस्टिगेशन में, और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे लेटेस्ट स्टैंस क्या है, इसको हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए मैं ये 3 आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक किताब को लेके यहाँ पे आर्टिकल दे रखा है, आपकी प्राइड, प्रेजुडाइज एंड पंडितरी, शशि थरूर की किताब है। तो इस कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल दिया हुआ है, मैं अलग से इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी का टग ऑफ वॉर, ये आर्टिकल ये बताता है कि राजस्थान में जो बाई पोल में बीजेपी हारी है, उसके लिए जो राजस्थान की स्टेट यूनिट है उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तभी वो 2 सीटों में यहाँ पे हार गए, एक धरियावाड़ सीट पे, एक वल्लभनगर सीट पे। तो ओवरऑल ये भी स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, और एक ये आर्टिकल मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये बताया गया, बड़ा अच्छा आर्टिकल है ये, मैं कहूँगा। एक्चुअली में अच्छा क्या है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इसमें ऑथर ने ये बेसिस बता रखा है कि क्यों केरला के अंदर मुस्लिमों को ज्यादा स्कॉलरशिप का कोटा दिया गया है और क्रिश्चियंस को कम कोटा दिया है। और इसके चलते जो क्रिश्चियंस है केरला के, वो बहुत ज्यादा अप्रीहेंसिव हो रहे हैं। तो ये कोटा की जो पॉलिटिक्स है केरला में, ये किस प्रकार से डायरेक्ट हो रही है, केरला हाई कोर्ट का यहाँ पे क्या रोल है और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या रोल है, इस कंटेक्स्ट का ये आर्टिकल है। इसको मैं एक अलग वीडियो में टेकअप करूंगा। तो अभी के लिए 3 आर्टिकल्स ही हैं आज, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं 3 यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। इकबाल सिंह ने हमको ज्वाइन किया है, मनीष भाटिया ने हमको ज्वाइन किया। मनीष भाटिया का ये 3rd मंथ इज ए मेंबर, वेलकम बैक मनीष भाटिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। पवन कुमार ने हमको ज्वाइन किया, रवि रंजन ने हमको ज्वाइन किया, रवि रंजन का 2nd मंथ इज ए मेंबर, वेलकम बैक रवि, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। रत्नेश सिंह ने हमको ज्वाइन किया, इनका भी 2nd मंथ इज ए मेंबर, वेलकम बैक रत्नेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हिरंजन विश्वास, इनके कमेंट्स अक्सर कर देते रहते हैं, 5th मंथ इज ए मेंबर, थैंक यू सो मच हिरंजन फॉर ज्वाइनिंग बैक अगेन। हेमल राठिया, देन Devashish Thakur, 3rd month as a member. Thank you so much, Devashish, for joining again. And Simple Learning, 3rd month as a member. Thank you so much, Simple Learning, for joining again. Special thanks to Hiranjan Vishwas, 5th month as a member. Simple Learning, 3rd month as a member. Devashish Thakur, 3rd month as a member. Manish Bhatia, 3rd month as a member. And Ratnesh Singh, 2nd month as a member. Ravi Ranjan, 2nd month as a member. And also welcome to Hemal Rathia and Pawan Kumar and Iqbal Singh. थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। चलिए हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले, इंडिया नीड्स टू साइन अप फॉर लाइफ कोर्स इम्यूनाइजेशन। अब आप समझ गए होंगे लाइफ कोर्स इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है। मतलब कि हमारी जो इंद्रधनुष पॉलिसी है, जिसके चलते सिर्फ बच्चों को इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, उसको नहीं, हमें भाई पूरी जिंदगी इम्यूनाइजेशन करना चाहिए। मतलब कुल मिला के एडल्ट्स में भी यहाँ पे इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, एक ये बताने की बात कोशिश की जा रही है। कोविड-19 के पैंडेमिक की बात की जाए
तो कोविड 19 के पैंडेमिक से पहले ज्यादातर लोग वैक्सीनेशन को बच्चों के साथ ही एसोसिएट करते थे। हालांकि जो पहली वैक्सीन आई थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, वो 1798 में आई थी, वो एडल्ट्स को भी दी जाती थी। फिर आप देखोगे कि स्मॉल पॉक्स को हमने इरेडिकेट कर लिया। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, और फाइनली दुनिया भर में 1970s में लॉन्च किया गया एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। और ये एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन इंडिया में लॉन्च हुआ 1978 में। और ये जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन है, जो कि पूरी दुनिया में शुरू हुआ, इंडिया में शुरू हुआ, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसने बच्चों के ऊपर फोकस किया। वैक्सीन यूज और कवरेज बच्चों का बढ़ा है। आपने देखा होगा, जब भी पोलियो के इम्यूनाइजेशन की बात कर लो, हेपेटाइटिस के इम्यूनाइजेशन की बात कर लो, एचपीवी के इम्यूनाइजेशन की बात कर लो, ये सब इम्यूनाइजेशन बच्चों में होते हैं। एडल्ट्स में आपको इम्यूनाइजेशन कम होते दिखेंगे। कुछ वैक्सीन हैं जिसमें एडल्ट्स में भी इम्यूनाइजेशन होता है, बट जो कट ऑफ एज है वो 27-28 साल है। मतलब 30 के ऊपर आपने कम ही सुना होगा कि किसी इंडिविजुअल को वैक्सीन दी जा रही हो। बस कोरोना एक ऐसी वैक्सीन थी जो 30 के ऊपर दी जा रही थी। ठीक है, तो बेसिकली इन्फेंसी और चाइल्डहुड के साथ एक एसोसिएट किया जाता है वैक्सीन को। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर आप कोई दवाई किसी एक इंडिविजुअल को बहुत छोटे में दे देते हो तो उसका इंपैक्ट लंबे समय तक होता है, उसकी इफेक्टिविटी ज्यादा होती है। जब एक अडल्ट बड़ा हो जाता है उसको दवाई देने का ज्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन ऑथर यहां पे बोल रहा है कि अब जिस प्रकार की रिसर्च हो रही है उससे एक बात क्लियर हो रही है कि बड़े लोगों को भी वैक्सीन देने का फायदा है। ऐसा नहीं है कि अभी के लिए जो रिमेनिंग एज ग्रुप है एडल्ट से उनको वैक्सीन दी ही नहीं जाती है। कुछ स्पेसिफिक सब ग्रुप्स में ओल्डर लोगों को भी वैक्सीन दी गई है, जो किसी स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन से सफर कर रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप में आते हैं, या कि फिर किसी स्पेसिफिक जॉब में आते हैं। कोविड 19 वैक्सीन कुछ एक्सेप्शन निकल के आई, ये सारे इंडिविजुअल्स को दी गई। सबसे पहले एडल्ट्स को दी गई है और अब बच्चों को देने की बात की जा रही है। तो वैक्सीन नो डाउट यहां पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप देखो तो वैक्सीन को देने में प्रॉब्लम है। वैसे तो देखा जाए तो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन भी पूरी तरीके से इक्विटेबल नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सी ज्योग्राफी हैं जहां पे बच्चों को भी पूरी तरीके से इम्यूनाइजेशन नहीं मिला है। आप साउथ एशिया में इंडिया की बात कर लो, आप अफ्रीका की बात कर लो, इंडिया तो फिर भी बहुत बेटर है, हमारा मिशन इंद्रधनुष बहुत सक्सेसफुल रहा है। आप अफ्रीका चली जाओ, अफ्रीका के जो चिल्लर टाइप के देश हैं, सूडान हो गया, नामीबिया हो गया, इन देशों में अभी भी बच्चों को पूरी तरीके से इम्यूनाइजेशन वाली वैक्सीन नहीं मिली है। डिप्थेरिया, पोलियोमाइलिटिस, टेटनस, इन सब चीजों की दवाइयां इन बच्चों को नहीं मिल पाई हैं। फिर आगे देखिए क्या बात की गई, एडल्ट वैक्सीनेशन के और एग्जांपल्स दिए गए। जब जापानीज एंसेफेलाइटिस 2005-6 में फैलना शुरू हुआ, उसके बाद जापानीज इंसेफेलाइटिस का जो इम्यूनाइजेशन है इंडिया में मास स्केल पे चला। एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स में भी इम्यूनाइजेशन किया गया और यहाँ पे एडल्ट्स को भी वैक्सीन दी गई। ठीक है ना। फिर जब स्वाइन फ्लू फैला, तो 2009 में जब स्वाइन फ्लू का पेंडेमिक आया था रीजनल स्केल पे, तब कुछ हेल्थ वर्कर्स को H1N1 स्वाइन फ्लू की वैक्सीन दी गई थी, बट वो केवल हेल्थ वर्कर्स को दी गई थी। बहुत छोटे लेवल पे वैक्सीनेशन दी गई थी, ज्यादातर लोगों को पता नहीं था। तो क्या बता रहा है ऑथर? ऑथर बता रहा है कि जापानीज इंसेफेलाइटिस और स्वाइन फ्लू के समय पे सिर्फ बच्चों को नहीं, एडल्ट्स को भी यहाँ पे वैक्सीन दी गई है। फिर अगर आप देखो 2011 में इंडिया की वन एंड ओनली नेशनल वैक्सीन पॉलिसी रिलीज की गई और उसमें एडल्ट वैक्सीनेशन की कोई बात ही नहीं की गई। अगर आप बात करें एनटीएजीआई बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, इसको आप बोलते हो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। ये एनटीएजीआई अभी आगे भी आएगा, इसलिए वहां पे मैं नटागी ही बोलूंगा। फुल फॉर्म है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। अब ये जो ग्रुप है भाई, इसने पहले कुछ बार एडल्ट इम्यूनाइजेशन को डिस्कस किया है, ओके, लेकिन एडल्ट इम्यूनाइजेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये अलग बात है कि जब से कोविड 19 आ गया है तब से हम एडल्ट इम्यूनाइजेशन को अपने डिस्कशंस में ला रहे हैं, बट पहले सिर्फ बच्चों की इम्यूनाइजेशन की ही बात हुआ करती थी। फिर सरकारी के बाहर चले जाओ, जैसे नटागी सरकारी से रिलेटेड है। अगर आप सरकार से बाहर चले जाओ तो कुछ प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, जैसे एसोसिएशन फॉर फिजिशियंस इन इंडिया, इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, इन्होंने भी एडल्ट वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ लिमिटेड गाइडलाइंस को इशू किया है। वॉलंटरी बेसिस पर प्राइवेट सेक्टर में जो हेल्थ वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, अपने ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के चलते वो लिमिटेड वैक्सीनेशन लेते हैं, लेकिन ये सब बहुत लिमिटेड बेसिस पे होता है, एक वाइड स्केल पे इंडिया में नहीं होता है। वो इसलिए भी नहीं होता है, देखो देखो देखिए, वैक्सीन जब कोविड की दी जा रही थी तभी एक वैक्सीन आप कह सकते हो फियर था लोगों के अंदर, भाई क्या दवाई हमारे शरीर के अंदर डाले दे रहे हैं। वो तो सेकंड वेव के दौरान जब लोग ज्यादा मरना शुरू हो गए
तो लोग डर गए और उन्होंने जाके वैक्सीन लगवा ली। नॉर्मल कर कोर्स में अगर कोविड-19 इतना भयंकर ना फैला होता तो कहां लोग वैक्सीन लगवाने वाले थे। गांव में जाके देख लो, आप आज भी ऐड चलते हैं कि टीकाकरण करवा लो, तो गांव का मुखिया आ रहा है, वो टीकाकरण आ रहा है तो बाकी लोग कराने आ रहे हैं, नहीं तो कोई आ ही नहीं रहा है। इतनी खतरनाक वेव्स के बाद भी तो लोग जल्दी से टीका नहीं लगवा रहे थे। तो यही यहां बताया जा रहा है। एडल्ट्स में वैक्सीनेशन को इसलिए भी बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया है क्योंकि लोग एक्सेप्टेबिलिटी दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे ये अपने आप में मुश्किल बात है। लेकिन चूंकि अब साइंटिफिक डाटा सामने आ रहा है, ऐसा कौन बोल रहा है, चंद्रकांत लहारिया जी बोल रहे हैं, जो कि फिजिशियन है, एपिडेमियोलॉजिस्ट है, वैक्सीन और हेल्थ सिस्टम स्पेशलिस्ट है। तो इनका ये बोलना है कि जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं वो एडल्ट एज ग्रुप्स में बढ़ रही हैं। उन लोगों में भी बढ़ रही हैं जिन्होंने बचपन में वैक्सीन ली है और उन लोगों में बढ़ रही है जिन्होंने नहीं ली है। इनका यह बोलना है कि देखिए, जिस पर्टिकुलर बच्चे ने बचपन में वैक्सीन नहीं ली वो बड़े होकर बीमारी डेवलप कर सकता है, पोलियो वगैरह हो जाता है, आपको पता है, हाथ पैर में प्रॉब्लम आ जाती है। मान लो आपने बचपन में वैक्सीन ली है, लेकिन जब आप बड़े हो गए, बड़े होके भी आपके अंदर वो डिजीज हो सकती है, मतलब कुछ हद तक अभी भी आपकी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से इम्यूनिटी नहीं आई, तो बड़े होके आप बूस्टर डोज ले सकते हो। जैसे कोविड में बूस्टर डोज की बात हो रही है ना, कि आपको 2 डोजेस लग गई तो तीसरी डोज भी हो जाएगी बूस्टर की। फाइजर और मॉडर्ना में बातचीत हो रही, कोविशील्ड में भी होने लगेगी कुछ दिनों में। उसी प्रकार से जो बाकी वैक्सीनें दी जाती हैं बच्चों को छोटे में, इनके बाद भी कुछ बूस्टर डोजेस देनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत चल रही है। फिर क्या बताया जा रहा है कि निमोनिया की प्रॉपर वैक्सीनेशन होती है बच्चों में, लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़े एज ग्रुप्स हैं उसमें भी लोगों को निमोनिया होता है, उसकी वजह से भी लोग मरते हैं। तो एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के अंदर लाने की जरूरत है। बस यही 1 पॉइंट एजेंडा है ऑथर का। इस पूरे आर्टिकल में ऑथर यहाँ पे यही बात कर रहा है। गॉट इट। और इसका ध्यान ऑथर कैसे बता रहा है आया है, तो वो कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के थ्रू है। अब ये करने के लिए किया क्या जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो सिटीजन्स को अवेयर करने की जरूरत है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को अवेयर करने की जरूरत है, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग करिकुलम चलाने की जरूरत है जहां पे एडल्ट वैक्सीनेशन के ऊपर बात की जाए। अभी के लिए जो मेडिकल कोर्सेज चलाए जाते हैं उसमें एडल्ट वैक्सीनेशन पर उतना फोकस नहीं किया जाता है। एडल्ट वैक्सीनेशन से रिलेटेड अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत कम चलते हैं, इनको आप चालू करो। जब आप इन प्रोग्राम्स को चालू करोगे, डेफिनेटली इट विल बी अ हेल्पफुल, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो एक नेशनल एडल्ट वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी को डिवाइस करने की जरूरत है इंडिया के अंदर, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हो वंडर्स कर सकती है, ऐसा ऑथर यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है। और इसमें नटागी का एक मेजर रोल होने वाला है। नटागी विल प्ले अ बिग रोल हियर, अगर इस प्रकार की कोई भी चीज यहाँ पे होती है तो। क्योंकि नटागी रिव्यू करेगा, सारे साइंटिफिक एविडेंसेस को जमा करेगा और फिर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा कि एडल्ट वैक्सीनेशन इंडिया में शुरू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप इम्यूनाइजेशन शुरू कर रहे हो, एडल्ट वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हो, तो लोगों के अंदर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, लोगों के अंदर उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके लिए वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस का सर्विलेंस सिस्टम, इसका डाटा, इस डाटे को एनालाइज करना, वैक्सीन की पोटेंसी को और एफिशिएंसी को और सेफ्टी को लोगों के सामने डिस्प्ले करना, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लेके आना कि वैक्सीन कौन बनाएगा, किस हिसाब से उस वैक्सीन को कॉमर्शियल बेसिस पे एडमिनिस्टर किया जाएगा, ये सब कुछ सामने आना चाहिए। तब जाके हम लोग फाइनली लाइसेंस्ड वैक्सीन बना पाएंगे और एडल्ट्स के अंदर एक वैक्सीनेशन पॉलिसी शुरू कर पाएंगे। क्योंकि हमारी चाइल्डहुड वैक्सीनेशन पॉलिसी प्रॉपर तरीके से चल रही है, हमें ध्यान देना है एडल्ट वैक्सीनेशन पॉलिसी के ऊपर। तो एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्लस चलाया जाना चाहिए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बच्चों में चल रहा है, आप प्लस वाला प्रोग्राम भी चलाओ जिसमें कि एडल्ट्स को कवर किया जाए, जो कि एक नेशनल एडल्ट वैक्सीनेशन पॉलिसी की तरह काम करेगा। इसको डेवलप करने की जरूरत, मतलब एडल्ट्स को भी वैक्सीन दो, ऐसा यहां पे ऑथर बोल रहा है। ठीक है, वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। वैसे तो मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर चुका हूं, थोड़ी और डिटेल में बात कर लेते हैं। क्या बताया जा रहा है? कॉट इन द क्रॉसफायर, इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट इंश्योर दैट फिशरमैन आर नॉट विक्टिम्स ऑफ अ डिटोरिएशन इन टाइज। हमें पता है कि एक इंडियन फिशरमैन को पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने गोली मार के उसकी हत्या कर दी 7 नवंबर को। और आप कह सकते हो पिछले 6 सालों में पहली किलिंग है। 6 लोगों को यहाँ पे बंदी बना लिया गया है और एक इंसान जैसे तैसे करके वो बच के वापस आ गया। वो अपने आप को कितना ही लकी मान रहा होगा, आप समझ सकते हो।
इंडिया ने पहले तो बोला कि हम इस इंसिडेंट की इंक्वायरी कर रहे हैं, बाद में स्टेटमेंट इशू करेंगे। बाद में इंडिया ने पाकिस्तान के एक्शंस को डेप्लोरेबल बोला है। इंडिया ने बोला है कि पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया है, इट इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ ऑल एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस इन बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग्स। देखिए, इंडिया यहाँ पे काफी कमजोर नजर आता है। अक्सर अगर आप देखोगे कि हमारे मछुआरों को अरेस्ट कर लिया था, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने मछुआरों को अरेस्ट नहीं किया है। अगर आप ऑफिशियल डाटा देखोगे तो गुजरात सरकार के हिसाब से गुजरात के 345 फिशरमैन पाकिस्तानी जेलों में बंद है एज ऑफ दिसंबर 2020। ओके, इस अप्रैल 2020 में भी पाकिस्तानी फोर्सेस ने गुजरात के कोस्ट के पास 2 बोटों के ऊपर गोलियां चला दी। ओके, 2019 में तो उन्होंने एक बोट डुबा दी थी जिसमें हमारे 7 फिशरमैन थे। 6 फिशरमैन जैसे तैसे बच गए, एक मिसिंग है, आज तक नहीं मिला। मोस्ट प्रोबेबली उसकी मृत्यु ही हो गई होगी। तो कुल मिला के ये जो फिशरमैन हैं, दे गेट कॉट बिटवीन फ्लक्चुएटिंग फैक्ट ऑफ पाकिस्तानी इंडिया बायलैटरल रिलेशंस। इंडिया पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल रिलेशंस खराब हैं, तो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज मिलिट्री का तो देखो कुछ कर नहीं सकती, तो वो निहत्थे फिशरमैन के ऊपर गोलियां चलाने लगती हैं। नेशनल फिश वर्कर फोरम ने ऐसा बोला है कि 558 इंडियन फिशरमैन पाकिस्तानी जेलों में और 74 पाकिस्तानी प्रिजनर्स इंडियन जेलों में। मतलब इंडिया ने कंपैरेटिवली पाकिस्तानी फिशरमैन को उतना टारगेट नहीं किया है। जो पाकिस्तानी फिशरमैन इंडिया की तरफ आ गए, इंडिया को लगा कि टेररिस्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि पहले भी मुंबई की समुद्र के रास्ते टेररिस्ट अटैक हो चुका है, तो इंडिया ने उन फिशरमैन को टेररिस्ट समझ के अरेस्ट कर लिया होगा। लेकिन तब भी केवल 74 पाकिस्तानी फिशरमैन इंडियन प्रिजन्स में हैं, 558 इंडियन फिशरमैन पाकिस्तानी जेलों में, 1200 इंडियन फिशिंग मिशल्स पाकिस्तानी कस्टडी में, और इनकी फैमिलीज बहुत दुख में, क्योंकि इनके फैमिली मेंबर्स पाकिस्तान की जेलों में बंद है। और आप सोचिए, आपका कोई फैमिली मेंबर पाकिस्तान जेल में बंद है तो आपको कितना मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ेगा। 558 लोग जो पाकिस्तानी जेलों में बंद है, वो 295 ही अपनी नेशनैलिटी को प्रूव कर पाए हैं। 2007 में इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर एक ज्वाइंट जुडिशियल कमेटी बनाई थी जिसमें 8 रिटायर्ड जजेस थे। इसके ऊपर 2013 के बाद से ज्यादा काम हुआ ही नहीं है। 2018 में इंडिया ने रिवाइव करने की कोशिश की, बट पाकिस्तान ने कोई जज यहां पे भेजा ही नहीं। तो कुल मिला के पाकिस्तान इंडिया के साथ इस फिशरमैन के मुद्दे को लेकर कोऑपरेट करना ही नहीं चाहता। ये बात यहाँ पे साफ साफ नजर आ रही है। और अगर इंडिया के आसपास के वाटर्स को देखोगे तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे हमारे फिशरमैन को टारगेट किया जाता है और उनको बंदी बना लिया जाता है। चाहे इंडिया पाकिस्तान की बात कर लो, चाहे इंडिया श्रीलंका की बात कर लो। इनफैक्ट तो म्यांमार और बांग्लादेश के आसपास के जो विलेजेस है ना, वो भी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं। बांग्लादेशी पुलिस या म्यांमार की पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिए जाते हैं। हालांकि म्यांमार बॉर्डर पे ऐसा कम है, फ्री मूवमेंट रिजाइम वाला सीन है, लेकिन जब से म्यांमार में कूप हुआ है, मिलिट्री कूप, तब से हालात थोड़े वहां पे भी खराब हो गए। पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया के अगेंस्ट वायलेंस को स्पॉन्सर किया, और खास बात तो यह है कि इनके कोई एथिक्स नहीं है। सबसे खास बात है कि कोई एथिक्स नहीं है। सोचिए, निहत्थे मछुआरों पे गोली चलाना, फिशरमैन पे गोली चलाना, ये कितना अजीब है। क्योंकि ये जो फिशरमैन है, ऑब्वियस सी बात, अब देखिए, जब ये फिशरमैन फिशिंग करने जाते होंगे, आपको क्या लगता है, इनको पता नहीं होगा कि ये कितनी डेंजरस और कितनी खतरनाक एक्टिविटी में जा रहे हैं? क्या इनकी फैमिली मेंबर्स इनको रोकने की कोशिश नहीं करते होंगे? लेकिन इनके पास इतनी कमी है पैसों की कि ये रिस्क को जानने के बावजूद भी मछलियां पकड़ने जाते हैं। इनको मालूम है कि ये पाकिस्तानी जेलों में पहुंच सकते हैं, पाकिस्तानी जेलों में क्या होता है ये सबको पता है। ऐसा नहीं है कि ये इतने आने वाले हैं, लेकिन ये फिर भी जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि इनकी मजबूरी कितनी बड़ी है। और उसके बाद ये पाकिस्तानी नेवी इनके ऊपर गोलियां चलाती है। अब इंडिया रिस्पांस में क्या करे? या तो इंडिया पाकिस्तानी मछुआरों के ऊपर गोली चलाना शुरू कर दे, लेकिन वो कितना अनएथिकल है। आप सोचिए, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी इतना तो नहीं है कि वो पाकिस्तानी मछुआरों पर गोली चलाना शुरू कर दें इनसे बदला निकालने के लिए। तो इनको टैकल करने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। नहीं ढूंढेंगे तो इनकी ये एक्टिविटी चालू रहेगी। देखिए, एक समय के बाद अगर आपके अगेंस्ट कोई वायलेंस कर रहा है और आप उससे बात करके पैसिफाई करने की कोशिश करो, तो बात जमेगी नहीं। आपको कुछ ना कुछ स्ट्रांग ही करना पड़ेगा, तभी वो बंदा सामने से रुकने वाला है। पाकिस्तान के साथ कुछ है चाहिए। अब यहाँ पे यही बताया गया है कि दोनों को मिलकर टेंशंस को एस्केलेट करने से रोकना चाहिए, लेकिन अब ये सब बातें तो फर्जी टाइप की लगती हैं। मिलकर बातचीत करके चीजों को सॉर्ट आउट करो, कहाँ हो रही है सॉर्ट आउट? तो ये पूरा का पूरा एक एनालिसिस था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। द यूपी पुलिस आर मेकिंग हैवी वेदर ऑफ द टास्क ऑफ प्रोबिंग फार्मर्स डेथ्स फेयरली। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्वेश्चन किया है कि भैया जो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में तिकोनिया में जो अक्टूबर 3 को वायलेंस हुआ था फार्मर प्रोटेस्ट को लेके, और एक गाड़ी चढ़ गई थी फार्मर्स के ऊपर जिसके चलते फार्मर्स की मृत्यु हो गई थी, ऐसा कहा जा रहा था कि वो गाड़ी एक यूनियन मिनिस्टर के बेटे की है। इसमें क्या हो रहा है प्रोब का? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा। प्रोब ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पा रही है।
कोर्ट ये बोल रहा है कि जो कोई भी पहले गवाही देने सामने आया था, अब जब वो आके गवाही दे रहा है तो एक्सकल्पेटरी टाइप का एविडेंस दे रहा है, मतलब अब लोगों की जो गवाहियां है ना उनके वर्ड्स बदल रहे हैं, तो शायद उनके ऊपर पीछे से प्रेशर डाला जा रहा हो, कुछ कह नहीं सकते। मतलब यहाँ पे ओवरऑल प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन जिस प्रकार से आगे चल रही है, ऐसा देखा जा रहा है कि विटनेसेस को यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है शायद। ओके, प्लस सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ये बोलना है कि एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को यहाँ पे अपॉइंट करो और पूरी की पूरी इस प्रोब को मॉनिटर करो, क्योंकि जज ही ऐसी हस्तियां होती हैं जिनको पुलिस और प्रशासन ज्यादा इफेक्ट नहीं कर सकता। ओके, प्लस यहाँ पे 2 एफआईआर फाइल हुई हैं और इन 2 एफआईआर में कुछ कंफ्यूजन होता है। एक एफआईआर तो ये फाइल हुई है कि भाई देखिए, जो गाड़ी थी वो 4 किसानों के ऊपर चढ़ गई। एक एफआईआर ये फाइन हुई कि गाड़ी चढ़ने के बाद जो वायलेंस हुआ उसमें कुछ बीजेपी वर्कर्स मर गए। अब ये जो 2 अलग अलग एफआईआर हैं, इनमें 2 अलग अलग प्रोब चल रही हैं, ये 2 अलग अलग प्रोब आपस में कंफ्यूज की जा रही हैं। एक प्रोब में आशीष मिश्रा, जो कि यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा के बेटे हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाए कि इनकी गाड़ी चढ़ी थी और ये गाड़ी के अंदर बैठे थे। दूसरा इल्जाम ये लगाया कि ओवरऑल फार्मर्स ने पलट के वायलेंस किया और 3 बीजेपी वर्कर्स की जान चली गई। अब यहाँ पे एक जर्नलिस्ट भी थे, ठीक है, रमन कश्यप नाम के एक जर्नलिस्ट थे, टेलीविजन चैनल के लिए रिपोर्ट कर रहे थे। पहले बोला गया कि जो फार्मर्स की तरफ से वायलेंस हुआ इसमें जर्नलिस्ट की जान गई। अब स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि वो गाड़ी चढ़ी थी जर्नलिस्ट के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि पहले कुछ और स्टेटमेंट आता है, बाद में कुछ और स्टेटमेंट आता है, तो ये चल क्या रहा है। तो कुल मिला के इस आर्टिकल में यही बोला जा रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में यही बेटर रहेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोब के ऊपर कोई जुडिशियल माइंड हो, क्योंकि जुडिशियल माइंड को नॉर्मल कर न्यूट्रल समझा जाता है और न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से वो जुडिशियल माइंड इस केस को टेकअप करेगा। क्योंकि यहाँ पे आशीष मिश्रा बहुत इन्फ्लुएंशियल नजर आ रहे हैं, तो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन इस प्रकार से चलेगी तो सबको ऐसा लगेगा कि भाई इस पर्सन ने तो इन्फ्लुएंस से सब कुछ दबा लिया है। एक और बात बता दूं, जो आशीष मिश्रा के पिता हैं अजय मिश्रा, ये अभी भी यूनियन मिनिस्टर हैं, इनको अपनी यूनियन मिनिस्टर की कुर्सी से हटाया नहीं गया है। तो इस बात को भी लेके बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई, जब इतने बड़े केस में तुम्हारे बेटे का नाम आया है तो तुमको कुर्सी छोड़नी चाहिए, बीजेपी के बॉसेस को इनको कुर्सी से हटाना चाहिए, इनको कुर्सी से हटाया नहीं जा रहा है, ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को डिरेल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की ही सरकार है। फिर यहाँ पे ये भी बात हुई कि केस सीबीआई को दे दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, केस सीबीआई को नहीं देंगे, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा वही करेगा। बस एक हाई कोर्ट रिटायर्ड जज को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन देखना चाहिए। तो कुल मिला के जो पूरा का पूरा मुद्दा है वो कितना लंबा खींचने वाला है, इसमें क्या क्या होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंस है, वो मैं समय समय पे आपको बताता रहूंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं इस एडिटोरियल डिस्कशन के बारे में। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।